ओके। सो सी लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्टेड विथ महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का बैटल। इन सब का अपने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपने देखा था कि महाराणा प्रताप जो है यस स्वर्गदूत, कोई दिक्कत? हाँ फाल्गुनी स्वर्गदूत, बताओ क्या हुआ। नमस्ते फाल्गुनी। एनी इशू? ऑडियो वीडियो कुछ नहीं? ओके। हाँ। सो महाराणा प्रताप वाला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि 1572 से लेके 97 इनका टाइम पीरियड रहेगा। इनके फादर महाराणा उदय सिंह थे, जयवंता बाई, एंड पूरी अपन ने हिस्ट्री देखी थी अबाउट उदय सिंह का, के बाद में कैसे महाराणा प्रताप जो है वो राजा बनते, उनका कोरोनेशन हुआ। एंड वो कोरोनेशन वाला पूरा अपन ने सीन देखा कि इनका फर्स्ट कोरोनेशन गोगुंदा के अंदर हुआ था, ठीक है। एंड जो इनका सेकंड कोरोनेशन है वो कुंभलगढ़ के अंदर होता है। इनके जो छोटे भाई है जगमाल, उसको राजा बना दिया गया था, बट ग्वालियर के शासक राम सिंह और रामशाह और जालोर के अखेराज सोनकरा जो नाना है महाराणा प्रताप के, उन्होंने बोला था कि महाराणा प्रताप को ही नेक्स्ट जो है यहाँ का जो है महाराणा बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था कि महाराणा प्रताप जो है इनका कोरोनेशन हो जाता है। जब उनका कोरोनेशन हुआ, ऑलरेडी बदनौर, रायला, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ वाला एरिया जो है वो मुगलों के कंट्रोल में आता था, क्योंकि थर्ड साका ऑफ चित्तौड़गढ़ हुआ था और काफ़ी सारे जो है मतलब कि उसके रेपोकेशंस देखने को मिले थे। एंड दैट इज़ वाई इनकम काफ़ी कम हो चुका था मेवाड़ का। एंड ये सारी चीज़ें और बाकी सारे राजपूताना में अकबर का दरबार भी हुआ था। उसके बाद काफ़ी सारी रियासतों ने अकबर का सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया था। आमेर ने मैरिटल अलाइंसेस कर ली थी। फिर यही सारी चीज़ें देखते हुए जो अकबर है उसने अपनी स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स राजपूताना चेंज कर दी थी, और अकबर ने अपने कुछ शिष्टमंडल मतलब अपने कुछ नेगोशिएटर्स को यहाँ पे भेजा, जिसमें जलाल खान खोरची को सबसे पहले भेजा गया था, फिर मान सिंह को, फिर उसके मान सिंह के फादर भगवंत दास को भेजा गया, एंड टोडरमल को भेजा जाता है। एंड जो ईयर है, डेट है, वो सब अपन ने याद किया था। देन नेक्स्ट अपन ने देखा था कि एक एपिसोड जो मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात के बीच बताया जाता है अबाउट सर दर्द हेडेक वाला, या हुआ था नहीं हुआ था हेडेक, वो सारा चीज़ अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर ये चीज़ भी अपन बात कर चुके थे कि अब महाराणा प्रताप को ये मालूम है कि अकबर की तरफ से अटैक होने वाला है, एंड ऑल्सो बताया मतलब कि अकबर की तरफ से ये पता ये हिंट्स मिल ही चुके हैं कि अब अकबर जो है वो अटैक करने वाला है। तो महाराणा प्रताप भी अपने प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। जब 4 शिष्टमंडल आए तो एनीवेज ही गॉट एन आइडिया कि नाउ दे इज़ गोइंग टू बी एन अटैक, बिकॉज 4 लोगों को भेजा गया है, मैंने सबको मना कर दिया है। सो 73 तक ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद में महाराणा प्रताप साथ साथ में अपने प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। तो उन्होंने पुंजा भील को बोला था कि गुरीला वॉरफेयर के लिए हमें रेडी रहना है, उसके हिसाब से आप अपने लोगों को ट्रेन करने लग जाओ। जो सामंत थे उन सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे, और जितना भी प्लेन एरियाज था उसको खाली कर दिया गया था। लोगों को जो है माउंटेन वाला जो एरिया है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। प्लेन एरियाज़ पे एग्रीकल्चर कल्टिवेशन करना सब कुछ फॉरबिडन बंद करवा दिया गया। प्लस उनको बोला गया कि आपको दंड मिलेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। एट द सेम टाइम अकबर जो है, अकबर अजमेर से अकबर ने पूरा प्लानिंग किया मानसिंह और आसिफ खान को, ठीक है। कहीं पे आपको आसिफ आसिफ मिलेगा, सेम पर्सन ही है। सो आसिफ खान को और मान सिंह को मेन कमांडर बनाया जाता है, मान सिंह को डिप्यूटी कमांडर बनाया जाता है, किसको? आसिफ खान को। सो मान सिंह एंड आसिफ खान को अपॉइंट किया कि आप लोगों को जाके जो है मेवाड़ को कैप्चर करना है, ठीक है। एंड ऐसे इनकी जो सेना है पहले मांडलगढ़ पहुंचती है, और मांडलगढ़ से आगे एक जगह आती है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मोलेला गाँव, ठीक है। सो मोलेला गांव अपन वहाँ का टेराकोटा आर्ट भी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। तो राजसमंद का जो मोलेला गांव है, एंड उसी के आगे आता है खमनौर राजसमंद के अंदर। तो 1576 तक जो खमनौर वाली जो प्लेस है, 1576 तक वहाँ पे अकबर की जो है सेना पहुँच चुकी थी। जूम आउट, ओके। आई होप इट इज़ फाइन नाउ, ओके। सो हाँ, मोलेला गांव तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब महाराणा प्रताप की जो आर्मी है वही राजसमंद के अंदर लोशिंग नाम की एक प्लेस आती है, वहाँ पे महाराणा प्रताप की आर्मी पहुंच चुकी है,
ठीक है, तो ये और फिर हल्दी घाटी का अपन ने लोकेशन देख लिया था कि आपका जो खमनौर की पहाड़ियाँ आती है राजसमंद के अंदर जो है, और इधर आपका जो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ आती है उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो गोगुंदा उदयपुर के अंदर एंड राजसमंद के अंदर खमनौर की पहाड़ियाँ। इसके बीच में एक प्लेन घाटी वाला एरिया है, प्लेन एरिया है, वैली है, दो हिली रीजन के बीच में। तो उसको, क्योंकि वो घाटी है तो उस वजह से, तो हल्दी घाटी में जो आप पढ़ रहे हो वो घाटी वर्ड तो वो है, एंड हल्दी बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द सॉइल। ठीक है, उस वजह से इसको हल्दी घाटी बोला गया। तो अब यहाँ पे जो युद्ध होएगा, जब दोनों सेना आमने सामने है, तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ उसको हल्दी घाटी का बैटल बोला गया। अब एज आई सेड यस्टरडे कि हल्दी घाटी का जो बैटल, ये नाम है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का युद्ध, ये नाम कर्नल जेम्स टॉड ने ही दिया है बिकॉज ऑफ द लोकेशन जो इसका रहा। ठीक है, अदरवाइज इसको, जैसे अबुल फजल है जो अकबर के ही कंटेम्प्रेरी है, अबुल फजल ने इसको बैटल ऑफ खमनौर बोला क्योंकि खमनौर इन पहाड़ियों का नाम था जो राजसमंद के अंदर थी। ठीक है, फिर बदायूनी ने क्या बोला है, बैटल ऑफ गोगुंदा बोला, क्योंकि गोगुंदा हिल्स कहाँ की हो गई, उदयपुर की हो जाएगी। तो बैटल ऑफ गोगुंदा तो बदायूनी ने बोला है। इस पे नाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैटल ऑफ गोगुंदा किसने बोला है, बैटल ऑफ खमनौर किसने बोला है। देन आपके एक लाल श्रीवास्तव आते हैं, इन्होंने इसको बादशाह बाग का नाम दिया है। एंड जेम्स टॉड ने इसको बैटल ऑफ इसको थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़ बोला है। चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो याद करोगे आप अबुल फजल, एंड क्या नाम है, बैटल ऑफ खमनौर है। इसको ऐसे याद कर लेना। देखो, फजल और खमनौर में ख और ज, मतलब कि दोनों उर्दू प्रोनाउंसिएशंस आ रहे हैं। उससे थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो कि फजल में जो ज का साउंड आता है और खमनौर में जो ख का साउंड आता है, दोनों उर्दू प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो उससे कुछ आप याद रख सकते हो। देन बदायूनी का गोगुंदा आता है। ठीक है, तो बदायूनी और गोगुंदा में अगेन डी डी का साउंड है, तो वैसा कुछ याद रख लो। और बदायूनी का बाकायदा अभी जो मैं आपको पूरा हल्दी घाटी का बैटल और ये सब कुछ पढ़ाऊंगी, वो सारा बैटल ऑफ गोगुंदा, मतलब ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये बदायूनी का आंखों देखी वर्णन है पूरा। ठीक है, एंड तो जैसे अपन ने अबुल फजल का कोट और वो सब कुछ पढ़ा था जब अपन ने थर्ड साका ऑफ चित्तौड़गढ़ पढ़ा, तो वहाँ पे आज अपन जो है बैटल, मतलब जो हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे, तो मोस्टली जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, ये बदायूनी जो है उसने, बिकॉज वो आंखों देखा हाल है उसका, पूरा सब कुछ लिखा, ही वॉज देयर, बदायूनी वहाँ पे था, तो उसने सारा सब कुछ रिकॉर्ड किया था। सो बदायूनी जो है, इसने बैटल ऑफ गोगुंदा बोला है। ठीक है, तो गोगुंदा में दा का साउंड आता है, बदायूनी में भी दा का साउंड आता है, ऐसा याद रख लेना। और जो बदायूनी का टेक्स्ट है, दैट इज़ मुंतखब उत तवारीख। ठीक है, मुंतखब उत तवारीख इज़ द टेक्स्ट जिसके अंदर ये इस चीज़ का आपको वर्णन भी मिलता है। देन एक आदर्श लाल श्रीवास्तव ने अगेन इन्होंने लोकेशन के बेसिस पे इसको बैटल ऑफ बादशाह बाग बोला है। और जेम्स टॉड ने इसको बैटल ऑफ इसको थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़ बोला है। ठीक है, तो थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़, बिकॉज थर्मोपाइली या थर्मोपाइली जो है, ये एक थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़ मतलब अगेन एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट इस सेंस में थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़ इसको क्यों बोला गया, बिकॉज ऐसा कर्नल जेम्स टॉड बीइंग मतलब कि हिस्टोरियन, तो उसने एक एनालॉजी बिठाई है। थर्मोपाइली का बैटल जो हुआ था ग्रीस और पर्शिया उस रीजन के अंदर, उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बिठाया है। ठीक है, उसका एनालॉजी यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि देयर वाज अ ह्यूज एम्पायर पर्शिया का। ठीक है, एंड एक जो ग्रीस है, वहाँ वो एक छोटा सा एम्पायर हुआ करता था। तो पर्शिया की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, जेरेक्सिस के अंडर थी, एंड जो लियोनार्डोस करके एक राजा था स्पार्टा का। ठीक है, ग्रीस के अंदर, तो वो जो राजा था छोटा सा था, मतलब कि छोटी आर्मी है, और उस लेकिन वो अपने स्वराज के लिए लड़ता है वहाँ पे। ठीक है, वो अपने फ्रीडम के लिए, ऑटोनॉमी के लिए लड़ता है पर्शिया की एक बहुत बड़ी आर्मी के सामने, एंड बहुत बहादुरी के साथ में वो लड़ा था। तो इस वजह से हिस्ट्री में उसका नाम हो गया उस थर्मोपाइली वाले युद्ध का। और लियोनार्डोस जो स्पार्टा का राजा था, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फाइटिंग अगेंस्ट अ ह्यूज आर्मी ऑफ पर्शिया। ठीक है, तो जेरेक्सिस के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे। तो दैट इज़ वाई वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे उठाया कि यहाँ पे अकबर है, आमेर है, ठीक है, जयपुर रियासत, और बड़े बड़े राजा साथ दे रहे हैं, और बहुत बड़ी टीम के मतलब है अकबर के साथ में, एंड अकबर की जो है एक शाही सेना, और ये सब कुछ सारे रिसोर्सेज, अपडेटेड आर्टिलरी और सारी चीज़ें हैं अकबर के पास में। उसके अगेंस्ट है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली जो उनकी छोटी रियासत थी अकबर के सामने। ठीक है, एंड अगेन अभी मैं आपको नंबर्स भी, फिगर्स भी बताऊंगी। 4:1 में आर्मी का रेशियो था कि अकबर के पास जब 4 लोग हैं तो महाराणा प्रताप के पास में उसके कंपैरिजन में 1 ही है। उसके बावजूद अकबर उनको हरा नहीं पाता है। सो
सेम थिंग बिकॉज ये थर्मोपाइले वाली चीज़ में हुई थी, हालांकि लियोनार्डास उसके अंदर हार गया था बिकॉज कुछ वही हेड ट्रेटर्स और वो वाली सारी चीज़ हुई थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने बोला कि इसको थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़, ठीक है, बिकॉज ऐसा बोलते हैं 480 BC के अंदर जो एक युद्ध हुआ था उसके रेफरेंस में जो ग्रीस के अंदर हुआ था, थर्मोपाइली इट्स अ प्लेस इन ग्रीस। तो उस बैटल के कॉन्टेक्स्ट में कर्नल जेम्स टॉड ने इसको जो है थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़ बोल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। देन यही इसके अंदर सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। नाउ दिस इज़ द बैटल फील्ड, ठीक है, ये है हल्दी घाटी का युद्ध। ऑब्वियसली अब सबसे पहली चीज़ तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा येलोइश कलर इसमें दिख रहा होगा आपको सैंड का, तो दैट इज़ वाई बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बिकॉज जो कलर था सैंड का इसको हल्दी घाटी बोला गया, ठीक है। घाटी आपको दिख रहा होगा, सब तरफ पहाड़ियाँ हैं, बट दिस इज़ अ प्लेनी एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अपन अपोनेंट्स और इन सभी की ही बात करेंगे पहले कि मतलब कि है क्या, मतलब ऐसा होता है ना जब भी युद्ध होता है ऐसा नहीं है कि अटैक कर देते हैं कोई भी, ठीक है, हमेशा दे आर वेटिंग फॉर द फर्स्ट मूव के लिए वेट कर रहे होते हैं कि वो कैसे अटैक करेंगे, फिर हम कैसे रिटेलिएट करेंगे। तो अभी तो जो सेनाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, अपने मूव्स करते हुए थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती हैं और देखती जाती हैं, ठीक है। तो अभी वो वाला ही सारा सीन चल रहा है कि लोशिंग गांव के अंदर महाराणा प्रताप की जो सेना खड़ी है, एंड मोलेला, राजसमंद, खमनौर, इस वाले एरिया के अंदर, खमनौर के इधर जो है मांडलगढ़ से होते हुए इनकी सेना आई थी, किसकी, अकबर की सेना आई थी, ठीक है। अब जब अपन इनके ओपोनेंट्स की बात करें एज पर वीर विनोद, ठीक है, वीर विनोद जो टेक्स्ट है जो मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में आपको बताता है, वीर विनोद के अंदर अगेन श्यामल दास का जो टेक्स्ट है उसके अंदर बताया जाता है कि मेवाड़ की सेना में कुछ 20,000 लोग थे और मुगलों की सेना में कितने 80,000 जो है सैनिक थे। सो मेवाड़ के पास कितने हैं 20,000, मुगलों के पास में कितने हैं 80,000 है। तो अगेन अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो इट वुड बी 1:4 के आसपास आपका जो है रेशियो निकल के आता है, ठीक है। फिर मोहनोत नैन्सी इसमें अलग बताते हैं, वो बोलते हैं कि मेवाड़ की साइड से कुछ 9 से 10,000 लोग थे और मुगलों की तरफ से कुछ 40,000 लोग थे। अब डिफरेंस आ गया ना अच्छा खासा, कि एक मोहनोत नैन्सी ने तो 9 से 10,000 वर्सेस 40,000 बताया है, वीर विनोद में 20,000 वर्सेस 80,000 बताया है। बट इन दोनों का ही कंक्लूजन देखो अपन इस तरीके से निकालते हैं, रेशियो तो 1:4 का ही बैठ रहा है आपका, कि मुगलों वाली सेना ज़्यादा है, वहाँ पे 4 लोग हैं तो यहाँ पे एक ही इंसान है उसको लड़ने के लिए, ठीक है। तो रेशियो कितना है 1:4 का, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि पावरफुल सेना या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर अपन बोले किसके पास में है, मुगलों के पास में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। अब मेवाड़ की तरफ से मेन जो लोग लड़ रहे होंगे जिनका अपन को नाम थोड़ा ध्यान में भी होना चाहिए, एक है महाराणा प्रताप, तो ऑफकोर्स वो लीड कर रहे हैं इसको। देन एक है कृष्णदास चुंडावत। अच्छा, कृष्णदास चुंडावत का नाम अपन ने कल पढ़ा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था आपने कृष्णदास चुंडावत का नाम? कुछ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट इनका महाराणा प्रताप के कोई एक सेरेमनी और उन सब से रिलेटेड? राज तिलक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, वेरी गुड, ठीक है। तो इन्होंने राज तिलक किया था, करेक्ट। तो कृष्णदास चुंडावत है इसके अंदर। रामशाह तोमर, अगर आपको याद हो, रामशाह या राम सिंह राजा अपन ने पढ़े थे, तो वो ग्वालियर के थे। देन इनके कमांडर थे एक हाकिम खान सुर पठान, जो कि एक्चुअल में हरावल दस्ता लीड कर रहे थे, ठीक है। तो अपन पढ़ चुके हैं कि एक हरावल दस्ता होता था और एक चंदावल होता था। तो हरावल होता था मतलब कि जो सेना का अग्रिम या आगे वाला हिस्सा होता था उसको हरावल दस्ता बोलते थे, ठीक है। सेना का सबसे आगे वाला पार्ट जो होगा उसको बोलते थे हरावल दस्ता। तो उस हरावल दस्ता को महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लीड कर रहा था? हाकिम खान सुर पठान जो है वो इसको लीड कर रहे थे, ध्यान में रखोगे। एंड फिर मेवाड़ मतलब कि जो मेवाड़ की तरफ से अब हमें मालूम है कि जो पुंजा भील है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था छापामार युद्ध वाली चीज़ का, ठीक है। तो मेवाड़ की तरफ से ये सारे लोग हैं। पुंजा भील का रोल अभी आएगा, आगे अपन देखेंगे कब आता है। एंड मेजर रोल रहा था पुंजा भील का। इसीलिए जब अगर आपको याद हो अपन ने मेवाड़ की हिस्ट्री स्टार्ट करी तो मैंने आपको स्टेट एम्बलम दिखाया था मेवाड़ का। और जब आप एम्बलम देखते हो मेवाड़ का, एक तरफ आपको जो है पुंजा भील जो है वो दिखाए जाते हैं और एक तरफ जो है आपको महाराणा प्रताप की जो है पिक्चर होती है उसके अंदर। तो बिकॉज भीलों का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उस टाइम पे, ठीक है, इस युद्ध को
जब ये युद्ध जब लड़ा जा रहा था उस टाइम पे। अगर अपन मुगल्स की बात करें, मुगल्स की अपन दोनों कमांडर्स देख चुके हैं, एक तो मानसिंह है मुगलों की तरफ से, और एक आसिफ खान है, ठीक है, और दूसरे कौन है, आसिफ खान है। देन यहाँ पे कुछ हाथियों के नाम भी पूछे जाते हैं, बिकॉज हाथियों का भी उस टाइम पे जो है युद्धों में एक मेजर रोल हुआ करता था। अगर आपको चित्तौड़गढ़ वाला सीज भी याद हो, जब अपन ने चित्तौड़गढ़ का साका पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अकबर ने सबसे पहले किले में लोगों को मैक्सिमम नुकसान करवाने के लिए अकबर ने क्या किया था, अपने हाथियों को छुड़वाया था, पहले 50 और फिर उसकी संख्या 300 कर दी गई थी। तो वो चित्तौड़गढ़ वाले उस सीज में अपन ने पढ़ा था, और जो साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो हाथियों का एक मेजर रोल उस टाइम पे हुआ करता था। तो यहाँ पे एलिफेंट्स के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से क्या हाथी, ठीक है। तो मेवाड़ की तरफ से ध्यान में रखना, मेवाड़ का के जो हाथी थे उसका नाम था, एक तो लूना और एक था राम प्रसाद, ठीक है। एक चक्रवाप था और एक खांडेराव था। तो लूना है, राम प्रसाद है, चक्रवाप और खांडेराव, ये मेवाड़ की तरफ से जो हाथी हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। मुगलों की तरफ से जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आता है मर्दाना। अब मर्दाना वो हाथी है जिसपे मानसिंह बैठे हैं, ठीक है। एक गजमुक्त आता था, एक गजराज आता था, और एक रन मदार, ठीक है। तो देखो मर्दाना, इसमें तो GGMM ऐसा याद रख सकते हो आप। मुगलों की तरफ से जो थे वो थे GGMM। जी कौन है, गजमुक्त, गजराज, M इज़ मदार, और एक है मर्दाना, ठीक है। मर्दाना, मदार, गजराज और गजमुक्त, ये तो मुगलों की तरफ से थे। मेवाड़ की तरफ से एक लूना था, नाम से पता चल रहा है, लूना तो अपने मारवाड़ी नाम हो गया, ठीक है, तो लूना। राम प्रसाद भी अपने मारवाड़ी नाम हो गया, तो लूना हो गया, राम प्रसाद हो गया। देन चक्रवाप था और एक खांडेराव था। तो ये नाम का थोड़ा आप करोगे तो उससे ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब ये जो ठेठ देसी नाम है ना अपने, लूना है, राम प्रसाद है, चक्रवाप है, खांडेराव है, वो सब तो मेवाड़ साइड के हैं, ठीक है। और मुगलों की तरफ से जो है वो मर्दाना, गजमुक्त, गजरात और रन मदार, ये जो है मुगलों की तरफ से थे। मानसिंह कौन से हाथी पे बैठे थे, मर्दाना हाथी पे बैठे थे, ठीक है। नाउ हाथी रेडी है, जो सेना में कितने कितने लोग थे वो हैं। अपोनेंट्स हरावल दस्ता अपने सामने जो है अब रेडी है। अब आगे क्या सीन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपने देख ही लिया कि जो मुगल आर्मी है वो सबसे पहले मोलेला के अंदर अपना कैंप लगाती है। मेवाड़ की आर्मी जो है वो लोसिंग लिखा है यहाँ पे, वो लोशिंग गांव हो जाएगा, ठीक है। तो लोशिंग और मोलेला के अंदर मुगलों की सेना ये आपस में खड़ी है, ठीक है। अब इसमें हरावल दस्ता की बात करते हैं। महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान, और वैसे देखो हरावल दस्ता में राजा को नहीं रखा जाता था। ये बेसिक स्ट्रैटेजी रहेगी कि हरावल दस्ता जो होगा, आप सबसे आगे आगे राजा को नहीं खड़ा कर दोगे, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो हमेशा होता था कि हरावल दस्ता जो है वो होएगा, और राजा को कहीं कहीं सेंटर में रखा जाता था, और हालांकि वो डिस्क्लोज भी नहीं होती थी ऐसे लोकेशन, बट देन आगे की तरफ राजा को कभी भी नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर महाराणा प्रताप की तरफ से अपन बात करें, तो यहाँ पे जो हरावल दस्ता लीड कर रहे थे दैट वाज हाकिम खान, जो है हाकिम खान सूर पठान उनका पूरा नाम था। सो हाकिम खान सूर पठान, एंड ही वाज द ओनली मुस्लिम कमांडर, ठीक है। ही वाज द ओनली मुस्लिम कमांडर, मतलब कि बाकी सारे जो कमांडर्स थे वो मुस्लिम नहीं थे। तो ऐसा पूछ लिया जाता है द ओनली मुस्लिम कमांडर इन महाराणा प्रताप की आर्मी कौन थे, तो हाकिम खान सूर पठान थे उनका नाम था, एंड वो इस हरावल दस्ता को लीड कर रहे थे। देन वर्सेस कौन, अब यहाँ पे मान सिंह जो है वो खुद यहाँ पे हरावल दस्ता को लीड नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो मान सिंह अकबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान सिंह खुद पीछे ही चलेगा, ठीक है। मान सिंह जो है किसी और को भेजेगा हरावल दस्ते में। सो यहाँ पे हरावल दस्ता जो है उसके अंदर थे सैयद हाशिम जो है वो थे। तो मतलब अकबर नहीं बोलते वो, अब अपन मान सिंह बोलेंगे, बिकॉज मान सिंह इज़ द रिप्रेजेंटेटिव हियर। तो आप मान लो कि यहाँ पे मान सिंह है, यहाँ पे महाराणा प्रताप है, ठीक है। इनका हरावल दस्ता इधर होगा और इनका हरावल दस्ता जो है इधर होएगा, ठीक है। तो जो महाराणा प्रताप और मानसिंह की तरफ से, तो यहाँ पे मानसिंह की तरफ से कौन है, सैयद हासिम है या सैयद हाशिम है। एंड फ्रॉम महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूर पठान है। कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान में रखना, हाकिम खान सूर पठान तो महाराणा प्रताप की तरफ से है, हाकिम, ठीक है। हकीम या हाकिम से ध्यान में रख लेना, वो कौन है, महाराणा प्रताप की तरफ से। और हाशिम जो है, हाशिम सैयद हाशिम जो है, हाशिम इज़ फ्रॉम किसकी तरफ से, मान सिंह की तरफ से है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, देखो हाशिम में एस आ रहा है, मान सिंह में भी एस आता है, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। या फिर ऐसा याद रख लेना कि महाराणा प्रताप एक हकीम को साथ में लेके चल रहे थे। हकीम होते हैं ना जो क्योर कर देते हैं बीमारियों का, ऐसे तो एक हकीम को साथ में लेके चल रहे थे, तो हाकिम खान हो जाएंगे महाराणा प्रताप की तरफ से, हाशिम खान या सैयद हाशिम हो जाएंगे फ्रॉम मान सिंह की तरफ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीन पूरा इस तरीके से है। इनिशियली ऐसा हुआ था
कि महाराणा प्रताप आपको मालूम होगा उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि हमें प्लेन एरियाज़ में रहना ही नहीं है। बिकॉज़ हमेशा ये चीज़ मानी जाती है कि जो स्ट्रैटेजिकली आपसे ऊपर लोकेशन पे होगा वो जो है जो आपसे ऊपर लोकेटेड होगा, या अगर आपका दुश्मन नीचे और आप ऊपर कहीं लोकेटेड हो तो आप डेफिनेटली एक जो है बेनिफिट पे होते हो। तो महाराणा प्रताप की इनिशियली से ही, स्टार्टिंग से ही ये स्ट्रैटेजी चल रहा था कि हम अटैक करेंगे पहाड़ों में रहकर, ठीक है। सो अभी जो मान लो आप महाराणा प्रताप की सेना जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, एंड इन लोगों ये जो है ये प्लेनी एरियाज़ के अंदर खड़े हैं, ठीक है, ये जो सेना है यहाँ पे है। अब ये सेना इधर से आती है और महाराणा प्रताप की सेना जो है पहाड़ों पे थी, तो बड़े बड़े पत्थर गिराए जाते हैं, वही सारी चीज़ें जो आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अपने पढ़ा था, वो कैसे क्या अटैक करते थे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ बिफोर वी बिगिन विद दिस, अच्छा एक चीज़, हाँ, कि ये जो सारी चीज़ हो रही है वो कौन सी डेट पे हो रही है, ठीक है, बिकॉज बैटल ऑफ हल्दी घाटी अपने देखा, अभी युद्ध स्टार्ट होने ही वाला है, बट डेट के रिगार्डिंग आती है थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी, ये ध्यान में रखना। सो 18 जून 1576 राजसमंद हमें मालूम है कहाँ पे हो रहा है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो रही है। इसके दो आंसर्स हैं, ठीक है, एक तो 18 जून 1576 है, एंड एक आता है आपका 21 जून बताया जाता है इसके अंदर, मतलब कि दो डेट्स बताई जाती है, एक 18 जून बताई जाती है और एक 21 जून बताई जाती है। अब 18 जून इसको आरबीएससी बोर्ड मानता है, ठीक है, तो आपको के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी डेट, आरबीएससी बोर्ड इज़ गवर्नमेंट की किताब है, ठीक है, तो वो इसको 18 जून मानती है। बाकी गोपीनाथ शर्मा जो कि अगेन एक रिनाउंड हिस्टोरियन है, वो इसको 21 जून कोट करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही ध्यान में रखना। आपसे पूछ सकते हैं एज पर गोपीनाथ शर्मा क्या है, तो 21 जून है, एंड वैसे आपका आंसर 18 जून 1576 रहेगा, बिकॉज हमारी आरबीएससी बोर्ड की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है तो हमें मानना पड़ता है, ठीक है। तो 18 जून 1576 के अंदर ये आप मानोगे, और वैसे गोपीनाथ शर्मा जो 21 जून। तो आपको जून महीने से पता चल गया होगा कि बहुत भीषण गर्मी के अंदर ये युद्ध हुआ है, ठीक है, बहुत भयंकर गर्मी है, राजस्थान की गर्मी है, ठीक है, तो राजस्थान की गर्मी है और जून की गर्मी है, तो अच्छी खासी गर्मी, ह्यूमिडिटी उस टाइम पे थी। एंड इनफैक्ट बदायूनी जब अपना टेक्स्ट लिखता है ये उसके अंदर ही हैज़ मैंशनड कि दोपहर, मतलब कि सुबह ये युद्ध स्टार्ट हुआ था एंड दोपहर होते होते मतलब कि तेज जो तीव्र किरणें थी वो मतलब कि हमारे सर को, खोपड़ी को इतना गर्म कर चुकी थी, ऐसा करके कुछ रेफरेंसेस हैं, बिकॉज इतनी गर्मी में ये जो है युद्ध लड़ा गया था, बदायूनी इसके बारे में मेंशन करता है। तो डेट वगैरह अपन ने देख लिया, अब लास्टली अपन देखते हैं अबाउट द एरिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का इन्हीं स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी चल रहा था कि हम ऊपर रह के अटैक करेंगे। एक तो आप दुश्मन को चेक पर रख सकते हो, आपको एक आइडिया रहता है कि आपके सामने जो दुश्मन है वो कैसे क्या है और ये सारी चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ इसके अंदर है कि आप ऑब्वियसली आप ऊपर लोकेटेड हो तो नीचे वालों को यहाँ पे दिक्कत आएगी और हम ऊपर से उनको आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका इनिशियल स्ट्रैटेजी यही था। अब जब स्टार्टिंग में जब जब ये युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, महाराणा प्रताप की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया गया था। मतलब कि जो हाकिम खान सुरपठान जो हरावल दस्ता लीड कर रहे थे वर्सेस जो सैयद हाशिम का जो हरावल दस्ता था, दोनों आपस में भिड़े, और इसके अंदर क्लियरली क्लियरली दिख रहा था कि महाराणा प्रताप की साइड जो ऊपर से आई है, ठीक है, वो यहाँ पे लीड में थी। उनको मतलब कि एक पावरफुल अटैक होता है महाराणा प्रताप की तरफ से, हाकिम खान और इन लोगों की तरफ से, एंड जो सैयद हाशिम वाला साइड है, मान सिंह वाला जो साइड है, वो क्लियरली दिख रहा था कि वो एक बैक स्टेप में चले गए। और यहाँ पे बोलते हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं इसके अंदर भाग जाते हैं, बैक स्टेप कर लेते हैं। एंड इसमें बदायूनी खुद के बारे में भी लिखता है कि मैं भी यहाँ से भागता हूँ, ठीक है। तो बदायूनी वॉज देयर राइटिंग ऑल दिस, वो खुद भी मेंशन करता है दैट ही रैन टू, मतलब वो भी यहाँ से भागा। देन उसके बाद में बोलते हैं कि जब ये ऑब्वियसली, एक तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आए कि अब ये तो छोटा राजा है उसको हरा देंगे, बट वो राजा ने आपको जो है खदेड़ दिया है, पीछे तक आप चले गए हो। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सब बहुत डीमोरलाइज हो चुके थे, ठीक है, बहुत डीमोरलाइज हो गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलते हैं एक पर्सन जिसका नाम था मिहत्तर खान, नाम इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मिहत्तर खान, इसने एक झूठी अफवाह, बिकॉज इसको लगा कि डीमोरलाइज है, हो चुके हैं सारे, ठीक है, तो सबका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। तो यहाँ पे अकबर की साइड से एक पर्सन अकबर की आर्मी में था जिसका नाम था मिहत्तर खान,
अब मिहत्तर खान जो है वो मेंशन वो एक झूठी अफवाह फैलाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि किस इंसान ने वो झूठी अफवाह फैलाई थी। मिहत्तर खान ने झूठी अफवाह ये फैलाई कि चिंता मत करो, अकबर खुद आ रहा है, बहुत बड़ी सेना और एक और बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो हमें चिंता करने का जो है नहीं है, अब बस थोड़ा थोड़ा हमें लड़ते जाना, तब तक अकबर बस पहुँच ही गया है, ठीक है, अकबर बस आ ही रहा है। तो ऐसे करके मिहत्तर खान ने एक झूठी अफवाह जो है एक फॉल्स रूमर जो है यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है बैटल फील्ड के अंदर ही। तो इनको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया फिर से आगे चढ़ने का, ठीक है। अब जो मुगल फोर्सेस हैं यहाँ पे अगेन यहीं पे जगह पड़ती है रक्त तलाई, ठीक है, वहाँ पे जो है पहुँच चुकी है। एंड लेकिन अब महाराणा प्रताप की तरफ से ये एक गलती हुई। गलती इस तरीके से हुई कि महाराणा प्रताप की फोर्सेस पहले ऊपर लोकेटेड थी, अब वो कॉन्फिडेंस में अटैक करने के लिए जोश जोश में आ गए सारे नीचे। तो अब क्या हो गया, ये वन ऑन वन सामने आ चुके हैं, ठीक है, अब वन ऑन वन बिल्कुल सामने आ चुके हैं। पहले जो महाराणा प्रताप का स्ट्रैटेजी था कि हम ऊपर से ही अटैक करते रहेंगे, अब ये लोग कॉन्फिडेंस में धीरे धीरे करके नीचे आ गए, वो फोर्सेस पीछे चली गई, तो इनको ये नीचे आए अटैक करने के चक्कर में। अब दोनों फोर्सेस जो है महाराणा प्रताप की फोर्सेस और जो मुगलों की सेना है वो बिल्कुल लैंड पे है, प्लेन एरिया पे है, फेस टू फेस है। अब इनके अटैक हो रहे हैं एंड अब ऑब्वियसली आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप की तरफ से एक तो नंबर कम है, सैनिकों का नंबर कम है। दूसरा चीज़ हमें मालूम है कि वहाँ पे मॉडर्न मतलब कि थोड़ा अपडेटेड उनके पास में आर्टिलरीज वगैरह होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की साइड से जो है थोड़ा बोलते हैं कि इनको एक तरीके सा इस वाले फेज़ के अंदर इनको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये प्लेन एरिया पूरा था, यहाँ पे जब लड़ाई वगैरह चल रही थी, उस टाइम पे बताते हैं कि बदायूनी जो है बदायूनी लिखता है अबाउट वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि बहुत तेज़ भीषण गर्मी पड़ रही थी, बहुत तेज तीव्र किरणें जो हैं हमारे खोपड़ी को गर्म कर रही थी, और सब तरफ से जो है आपस में लड़ रहे थे, और एक्चुअल में पता नहीं चल रहा था कि कौन किसकी तरफ से, बिकॉज मानसिंह भी अपनी तरफ से काफ़ी सारे जो है राजपूत फोर्सेस को लेके आया था, ठीक है, मानसिंह भी अपने राजपूत फोर्सेस को यहाँ पे लाया है। यहाँ पे भी जो है मेजरली महाराणा प्रताप की तरफ से राजपूत फोर्सेस लड़ रही हैं। तो यहाँ पे बदायूनी और आसिफ खान का एक कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, जिसमें ही राइट्स के बदायूनी पूछता है आसिफ खान से कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है। तो आसिफ खान बोलता है कोई बात नहीं है, इसके अंदर ये तो एक तरीके का धर्म युद्ध चल रहा है, और इसमें जीतना तो मतलब इसमें जीत जो है वो तो मतलब कि यहाँ पे राजपूत ही राजपूत को काट रहा है, और इस तरीके के रेफरेंसेस वो देता है यहाँ पे, ठीक है। तो बदायूनी और आसिफ खान के बीच में ये एक पूरा कॉन्वर्सेशन होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जब ये सारा चीज़ चल रही है तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जो है अपनी तरफ से लूना और राम प्रसाद, ये जो दो हाथी है लूना और राम प्रसाद, इनको इस युद्ध के में ले आते हैं, ठीक है। अब महाराणा प्रताप की तरफ से लूना और राम प्रसाद को लाया जाता है एंड मुगलों की तरफ से गजमुक्त और गजराज, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है कि तुम आपस में लड़ो और आपस में ये जो तबाही मचाएंगे वो वाली अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की तरफ से दो अपन ने याद किए हैं, लूना और राम प्रसाद है। गजमुक्त और गजराज की तरफ से जो है गजमुक्त और गजराज जो है किसकी तरफ से, मुगलों की तरफ से है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि लूना और राम प्रसाद जो है उनको मुगलों ने अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब कि मुगल्स टू कंट्रोल ऑफ लूना एंड राम प्रसाद। एंड फिर बोलते हैं इसी जो राम प्रसाद जो नाम का जो हाथी था, मुगलों ने अपने कंट्रोल में लिया था इसको, एंड इसको अपनी विक्ट्री मांगते हुए, मतलब कि इसको एक अपना एक सिम्बॉलिक वो मानते हुए कि देखो उनका हाथी हम पकड़ के लेके आ गए हैं यहाँ पे। सो राम प्रसाद का नाम जो है पीर प्रसाद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना सेक्युलर था अकबर कि उसको एक हाथी का नाम नहीं पसंद था कि राम प्रसाद उसका नाम हो, राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया गया है। तो वही है जो पहले भी अपना डिस्कस हुआ है कि भाई जितना सेक्युलर, द ओनली सेक्युलर किंग ऑफ इंडिया जिसे इतना ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, ही वॉज एक्चुअली नॉट दैट सेक्युलर। दैट सेक्युलर क्या, वो बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं था, ठीक है। तो राम प्रसाद का नाम चेंज किया पीर प्रसाद। अभी आप पढ़ोगे कि उदयपुर का नाम भी चेंज किया, मोहम्मदाबाद नाम रखा गया। तो वो सेक्युलर ट्रेड्स तो मेरे ख्याल से तो वो सेक्युलर ट्रेड्स नहीं है, अगर आप जो है इस तरीके से कि आपको नाम भी नहीं सुहा रहे हैं उस तरीके से। तो राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद किया गया था, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी का एक बार आप सीन देख लो, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, वापस जूम आउट कर लूँगी मैं, ठीक है। तो इसमें आप मेजर मेजर चीज़ एक बार देखना कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महाराणा प्रताप। देन आपको यहाँ पे ये अकबर, ये पूरा जो सीन होएगा अभी वो अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आपको महाराणा प्रताप दिख रहे होंगे, देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब कि कैन यू गैस ये कौन से राजा होंगे, ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि मानसिंह है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये हाथी और घोड़े वाला क्या सीन हुआ था उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी का जो है एक सीन है।
ठीक है। अब देखो, अब हाथियों की लड़ाई हो गई। अब यहाँ पे महाराणा, पहले हरावल दस्ता की अपने बात कर ली, उनके बीच में कैसे क्या लड़ाई हुई और वो अभी चल रही है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर आता है महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप और मानसिंह अब आमने सामने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, महाराणा प्रताप और मानसिंह, जब महाराणा प्रताप देखते हैं कि मानसिंह एक हाथी पे बैठा है, महाराणा प्रताप अपने फेवरेट घोड़े चेतक पे सवार थे। ठीक है, चेतक पे सवार थे, और महाराणा प्रताप को जैसे ही मानसिंह दिखे कि ही इज़ द वन, ठीक है, और ये रहा वो इंसान, तो महाराणा प्रताप ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने, आपको दिख रहा होगा ये हाथी, ठीक है, तो एग्जैक्टली सीन ऐसा ही हुआ था जैसे सब डिस्क्राइब करते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने इसका घोड़े का सहारा लेते हुए इस हाथी की सूंड से आगे जाके चढ़ाई करी, और इनका मोटिव ये था कि ये जो भाला होगा, इस भाले से सीधा मानसिंह जो है उसको मारेंगे। ठीक है, अब बोलते हैं कि मानसिंह तो नीचे झुक गया। ठीक है, मानसिंह जो है वो तो हौदे में नीचे झुक गया, एंड जो महावत बैठा था हाथी के ऊपर, वो महावत जो है यहाँ पे मारा जाता है। अब इतना टाइम तो है नहीं, अब जैसे ही महाराणा प्रताप वापस नीचे की तरफ आते हैं, आपको दिख रहा होगा ये जो हाथी है, इसके हाथी के एक खंजर लगा हुआ है। एंड पहले ऐसे करते थे, ठीक है, हाथी और जो सारे जो जानवर होते थे उनको भी इसी तरीके से जो है पूरा ड्रेस किया जाता था। तो खंजर वगैरह लेके चलते थे हाथी, और उनका जो है जैसे हजारनी की अपने पड़ा था, तो उसी तरीके के कपड़े इनको भी बनाया करते थे। कपड़े क्या बोल रहे हैं मतलब कि जो भी ड्रेस बोलो, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट। ठीक है, तो जो कवर और शील्ड वगैरह जो ये रखते थे, वो सब हाथी और इन सबको भी दिया जाता। तो ये हाथी ने खंजर ले रखा है, हाथी के खंजर बांधे हुए थे, तो वो जो खंजर बांधा हुआ था उससे चेतक को कट लग गया अपने पैर में। ठीक है, चेतक कौन है, महाराणा प्रताप का घोड़ा है। सो चेतक जो है उसको कट लग जाता है अपने चेतक के पैर के अंदर, एक कट, मतलब कि चेतक इज़ बैडली इंजर्ड अभी। ठीक है, अभी जो चेतक है उनको वो बुरी वाली इंजरी अपने पैर के अंदर हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे चेतक को ये वाली इंजरी हुई, उस टाइम पे महाराणा प्रताप को भी इंजरी हो गई थी। एंड ऐसा बोलते हैं कि महाराणा प्रताप और चेतक जो है इनको जैसे वो नीचे उतरते हैं, मुगलों के साइड से काफ़ी सारे लोग आके इनको, जो सैनिक है वो आके इनको घेर लेते हैं, और उनमें से एक था बहलोल खान लोधी, उसका नाम था। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि महाराणा प्रताप जो है उन्होंने इतना एक पावरफुल अटैक किया था ऑन बहलोल खान लोधी। मतलब अगेन आई विल जूम द इमेज, तो ये आपको थोड़ा ढंग से दिखेगा। इसमें आप देखोगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसको क्या अटैक किया था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप ने बहलोल खान लोधी, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे जो है मुगलों की तरफ से। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको इनको टेंशन वाले चेहरे भी दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे महाराणा प्रताप ने इतनी ज़ोर से अटैक किया था बहलोल खान लोधी पे कि ऐसा बोलते हैं कि वो द पर्सन गॉट कट इनटू टू पीसेस। इस पर्सन के, बहलोल खान के तो दो हिस्से हो ही चुके हैं, और वो घोड़े तक गया है। ठीक है, तो घोड़े तक जो है, बोलते हैं कि घोड़े तक जो है दो टुकड़े हो जाते हैं बहलोल खान लोधी के। इतना पावरफुल एक अटैक किया गया था फ्रॉम महाराणा प्रताप की तरफ से। तो ये ध्यान में रखना है किसको मारा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी जो बोले ना, एक पावरफुल अटैक था इनकी तरफ से। आपको बहुत सारी इनकी पेंटिंग्स मिलेगी, रेफरेंसेस मिलेंगे, टेक्स्ट और इन सब में इसमें बात की गई है, तो हमें ध्यान में रखना है। बहलोल खान लोधी जो है उस पर अटैक किया गया था। ठीक है, अब महाराणा प्रताप जो है उनको खुद को इसके अंदर इंजरी हो चुकी थी, इस बैटलफील्ड के अंदर। अब जब महाराणा प्रताप को इस बैटलफील्ड में इंजरी हो चुकी है, इन्होंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया टू लीव द बैटलफील्ड। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्योंकि ये ही इज़ द मेन पर्सन, ये लीडर हैं, ये राजा हैं, अगर इनको कुछ होता है तो आगे का। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो बहुत होशियार होंगे और बोलेंगे कि राजा है, युद्ध भूमि से भाग गया, हार गया। ठीक है, बोलने वाले बोले, बट यहाँ पे बीइंग अ विजनरी पर्सन एंड बीइंग अ पर्सन जो प्रैक्टिकली सोच सके कि इस मोमेंट पे क्या करेक्ट चीज़ होगी। ठीक है, इस मोमेंट पे क्या करेक्ट होगी, ही वॉज नॉट एन आइडियलिस्टिक। इनको काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक आइडियलिस्टिक थे, प्रैक्टिकल इंसान नहीं था। क्योंकि इन्होंने जो है, अकबर ने बोला था, अकबर ने जो शर्तें बोली मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस है, एक होता है अपने वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। सो ही इज़ अ प्रैक्टिकल पर्सन महाराणा प्रताप, बट वो अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने सारे वैल्यूज़ पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो जहाँ पे उनको प्रैक्टिकल होना था कि हाँ छापामार युद्ध करेंगे, पहाड़ों से लड़ेंगे, हम बैटलफील्ड से अभी हमें निकलना होगा, हमें रात को कैसे अटैक करना है, वहाँ पे ही वॉज प्रैक्टिकल। ठीक है, जब बात आती थी कि अब क्या वो अपने वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्या वो अपनी ऑटोनॉमी के साथ
में, क्या वो अपने स्वराज के आइडिया के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। सो उस तरीके से आपको देखना होता है, ना कि बस आइडियलिस्टिक इनको बोल के कि ये तो बहुत आइडियलिस्टिक राजा था, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना नहीं आता था, अदूरदर्शी था, तो जो है इस वजह से फालतू अकबर से टक्कर ली, मान लेते उनकी बात। बोलना बहुत आसान होता है, मान लेते तो आज हिस्ट्री में पढ़ा नहीं रहे होते उनको, और ना ही आप पढ़ रहे होते उनको हिस्ट्री में, ठीक है। मान मान लिया होता तो फिर वो महान कैसे बनते, ठीक है। तो वो महान इसीलिए मानते हैं अपन उनको, बिकॉज ही हैड द गट्स कि वो चैलेंज करें उस राजा को, एंड किया उन्होंने चैलेंज, एंड आगे अभी अपन देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। सो ही लेफ्ट द बैटल फील्ड, उन्होंने बैटल फील्ड को छोड़ दिया, बिकॉज उनको मालूम है कि चेतक को इंजरी है, चेतक को इंजरी है, तो अभी एट द मोमेंट घोड़ा मिलना और ये सारी चीज़ें जो है, कोई भी आके अटैक करेगा, एंड इनको खुद को इंजरीज हो चुकी हैं अभी। सो ही डिसाइडेड कि ही विल लीव द बैटल फील्ड। अब जब ये बैटल फील्ड लीव करते हैं, उसका एक अगेन एक स्टोरी बताई जाती है। अब स्टोरी ही है ये या रियलिटी है, वो अपन बात कर लेते हैं, अबाउट शक्ति सिंह एंड महाराणा प्रताप की मीटिंग के बारे में। कहीं कहीं रेफरेंसेस मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते हैं। मोस्टली जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो राजस्थान के ख्यात हो गए, ठीक है, जो चारण हो गए, और इनके द्वारा जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उन सब में आपको मिलते हैं, मतलब कि जो स्टोरी टेलिंग और उन सब में आपको महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच में जो है मिलती हैं। कुछ कॉन्वर्सेशन है युद्ध के बीच में जो इनके चला है। क्या था महाराणा प्रताप की, पहली चीज़ शक्ति सिंह है कौन? शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के ही भाई हैं। अगर आपको याद हो, जब अपन चित्तौड़गढ़ का साका पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि शक्ति सिंह की उदय सिंह के साथ में कुछ बनती नहीं थी, और वो अकबर के पास में था, और जब अकबर बात कर रहा था चित्तौड़गढ़ पे अटैक करने की, तो शक्ति सिंह को इस चीज़ के बारे में पता चल गया था, एंड शक्ति सिंह केम एंड टोल्ड हिज फादर उदय सिंह अबाउट इट। आपको याद है क्या इस चीज़ के बारे में? शक्ति सिंह को के रेफरेंस में अपन ने पहले भी बात करी है कि कौन है शक्ति सिंह। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि शक्ति सिंह उदय सिंह का ही पुत्र है, जिसकी अपने फादर के साथ में इतनी कुछ खास बनती नहीं है। सो दैट इज़ वाई वो अकबर के पास है। एंड जब उसको पता चला कि अच्छा अभी अटैक मेवाड़ पे ही होने वाला है, तब उस टाइम पे वो पिघल गए, और एंड ही वेंट एंड टोल्ड हिज फादर कि अब जो है मेवाड़ पे अटैक करेगा अकबर, ठीक है। तो उसी शक्ति सिंह की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ जनश्रुति में या फिर अपने राजस्थान के जो है कहानियों में या से कुछ चारण टेक्स्ट और इन सब में हमें इसके रेफरेंसेस मिलता है। दैट इज़ अबाउट कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच में, कि जब महाराणा प्रताप इन बिटवीन द बैटल जो है, जब उनकी को इंजरीज़ हो जाती हैं, चेतक को इंजरीज़ हो जाती है, एंड जब उनको व्हेन ही वाज सराउंडेड बाय मुग़ल सैनिकों की तरफ से जब वो सराउंडेड थे, उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि महाराणा प्रताप को बचाने के लिए शक्ति सिंह आते हैं, ठीक है। और शक्ति सिंह आते हैं, उनको वहाँ से बचा के लेकर जाते हैं, एंड फिर उनको जो है जाके जो है अपना घोड़ा दे दिया था उन्होंने। चेतक जो है वहाँ पे शहीद हो जाता है, चेतक जब शहीद हो जाता है, उन्होंने अपना घोड़ा दे दिया था, एंड इस तरीके का एक रेफरेंस दिया जाता है। और बोलते हैं कि पहले इन दोनों भाइयों की बनती नहीं थी, बट बोलते हैं कि शक्ति सिंह ने बाद में माफ़ी मांग ली थी महाराणा प्रताप से, एंड फिर उन्होंने जाके जो है मदद करी थी शक्ति सिंह ने। अब ये जो है गोपीनाथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनका अपन मानते हैं कि रिलायबल सोर्सेज हैं, ठीक है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी सारे टेक्स्ट और इन सब पढ़ के फिर कंक्लूजन्स डाले हैं। तो गोपीनाथ शर्मा एंड गौरीशंकर हीराचंद ओझा डिनाई करते हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था, बट आपको जो राज प्रशस्ति मिलती है और जो अमर काव्य वंशावली है, वो बताते हैं इस मीटिंग के बारे में, ठीक है। एंड जो है गोपीनाथ शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा वो मना करते हैं। जैसे कि गोपीनाथ शर्मा और ये लोग बोलते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पहली चीज़ तो जो गोपीनाथ शर्मा है वो इस तरीके से मेंशन करते हैं कि शक्ति सिंह जो है वो शक्ति सिंह ये सारा बैटल वगैरह सब कुछ जो हुआ था उससे पहले ही वो काम आ गए थे, मतलब वो जो है दिव्यंगत हो चुके थे, ठीक है। तो शक्ति सिंह का यहाँ पे होना इम्पॉसिबल सा हमें लगता है। दूसरा चीज़, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ऐसा बोलते हैं कि अगर शक्ति सिंह यहाँ पे होता एंड ऐसा कुछ सारी चीज़ें हुई होती, तो बदायूं, बिकॉज ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो भी युद्ध के अंदर, बिकॉज वो महाराणा प्रताप के भाई हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा बोलते हैं कि अगर शक्ति सिंह का भी ऐसा कोई एंगल होता, सीन होता, तो डेफिनेटली बदायूनी ने भी इसके बारे में लिखा होता। सो बदायूनी डज नॉट मेंशन अबाउट हिम। एंड दूसरा चीज़, हमें गोपीनाथ शर्मा और इनके हिसाब से ये पहले ही मतलब जो है दिव्यंगत हो चुके हैं, तो उनका होना यहाँ पे इम्पॉसिबल सा लगता है। तो मे बी
ये जो है एक तरीके से एक जनश्रुति है लोगों में, फेमस, ऐसा ये जो बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कहानियों की फॉर्म में ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो वैसा कुछ ऐसा रेफरेंस इनको लगता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मेरी मोस्टली जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको विथ फैक्ट्स ही रख रही हूँ कि कौन क्या बोलता है। ठीक है, किसने क्या दिया है, सब विथ सोर्सेज एंड एवरीथिंग, आई एम कोटिंग एवरीथिंग हियर। ठीक है, कुछ कुछ बीच में मेरे पर्सनल ओपिनियन होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अपन आते हैं अबाउट कहाँ तक अपन पहुँचे कि महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह वाली चीज़ अपन ने देख ली, बहलोल खान लोधी के टुकड़े हो चुके हैं, ये वाली चीज़ अपन ने देख ली। अब महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया है कि वो बैटल फील्ड से निकलेंगे बिकॉज चेतक को यहाँ पे फर्स्ट एड की ज़रूरत है। ठीक है, तो ही विल लीव द फील्ड। नाउ व्हेन ही लीव्स द फील्ड तो ऑब्वियसली कोई तो आएगा जो जो है जो मेवाड़ का झंडा, जो ध्वज होगा उसको धारण करके और आगे लीड करेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं झाला मन्ना या फिर झाला बीदा, दोनों ही नाम ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनको झाला मन्ना भी बोलते हैं, झाला बीदा भी बोलते हैं। तो या तो झाला मन्ना, झाला बीदा जो है, इन्होंने रॉयल इंसिग्निया और जो था वो सब कुछ लिया। एंड यहाँ पे महाराणा प्रताप जो है एंड वो भी झाला मन्ना जो है वो शहीद हो गए थे इसके अंदर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में जो है महाराणा प्रताप यहाँ से चल जाते हैं। तो हु टुक द चार्ज, ये ध्यान में रखना आप। झाला अज्जा महाराणा सांगा के टाइम पे आए थे, अपने पढ़ा था। ठीक है, तो चार्ज जैसे दिए जाते थे, अगर आपको याद हो बाघ सिंह को दिया गया था वो कर्णावती वाला जो जौहर हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, जयमल राठौड़ को कब दिया गया था, जो थर्ड साका हुआ है उस टाइम पे। जब सेकंड साका हुआ था उस टाइम पे किसको दिया गया था, बाघ सिंह को दिया गया था चार्ज ऑफ द फोर्ट। देन वहाँ पे महाराणा सांगा के टाइम पे झाला अज्जा को दिया गया था। यहाँ पे झाला मान या फिर झाला बीदा, इनको जो है दिया जाता है, जिनका मतलब कि दो सेम ही पर्सन का नाम है ये, मान या बीदा। ठीक है, एंड उनको दिया जाता है, वो शहीद हो गए थे बाद में इस युद्ध के अंदर। नाउ बीन्स वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी आगे आएगा, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, शक्ति सिंह वाला स्टोरी अपन ने किया। अब देखो महाराणा प्रताप जो है आगे बोलते हैं कि वो अपने जो चेतक वाला जो चेतक है अपना घोड़ा, उसके साथ में वो आगे चलते हैं। एंड बोलते हैं चेतक जो है मतलब कि आपको मालूम होगा कि उदयपुर के अंदर एक चेतक सर्कल भी है। ठीक है, मतलब चेतक पूरे इंडिया में इस वजह से फेमस है, मतलब इट्स द ओनली हॉर्स जिस मतलब कि एक घोड़ा। वैसे आप स्टैचूज देखोगे हमेशा कि एक राजा होता है और उसके साथ में उनका घोड़ा होता है। घोड़े वैसे बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, एक राजा है उसके साथ में उनका घोड़ा है, ऐसा हमेशा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि चेतक एक ऐसा घोड़ा, मतलब कि सिर्फ घोड़े के आपको स्टैचूज मिल जाते हैं उदयपुर और इसके आसपास में। मतलब कि आपको जो है मतलब कि ये सिर्फ घोड़ा जिसने अपना एक सैक्रिफाइस दिया है अपने राजा के लिए। ठीक है, तो बहुत प्रिय था महाराणा प्रताप को। और ऐसा बोलते हैं कि चेतक जो है इसकी कैपेसिटी नहीं थी बिकॉज बहुत बोलते हैं ना तेज़ अच्छी वाली इंजरी जो है वो चेतक को हुई थी। तो चेतक की कैपेसिटी में नहीं था वहाँ पे रहना, उस बैटल फील्ड में भी सरवाइव करना। बट चेतक ने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके कि वो महाराणा प्रताप को वहाँ से उस बैटल फील्ड से बाहर निकाल सके। सो वो चेतक जो है वहाँ से जो है दौड़ते हुए कितने किलोमीटर्स जो है आगे ले जाता है महाराणा प्रताप को एक सेफ प्लेस पे। हम बोलते हैं कि बलीचा नाम की जो गांव राजसमंद के अंदर ही आता है, वहाँ पे चेतक जो है वहाँ पे चेतक की छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक बहुत फेमस पेंटिंग है अगैन महाराणा प्रताप और चेतक की। ठीक है, बिकॉज महाराणा प्रताप को बहुत प्रिय था अपना ये घोड़ा। एंड चेतक ने जो है को इंजरी होती है एक पैर के अंदर एंड उसकी वजह से ये सारा जो है सीन हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर अगैन क्वेश्चन पूछा जाता है, चेतक पे पूछा जाता है, वो तो घोड़े का तो ऑब्वियसली बहुत ईजी सा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे है ये ध्यान में रखना है आपको। चेतक का जो छतरी है वो बलीचा राजसमंद के अंदर है। ठीक है, बलीचा राजसमंद के अंदर चेतक का छतरी है। एंड ऐसे बोलते हैं चेतक जो है अपनी कैपेसिटी के बाहर जाते हुए प्लस काफ़ी सारी जो है नदियाँ कूदनी पड़ती है, और ये सब कुछ जो है चेतक ने किया था जस्ट टू सेव हिज मास्टर। ठीक है, जो चेतक का छतरी ध्यान में रखना कहाँ पे है, बलीचा, वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ चल रहा है, राजसमंद के अंदर है। ठीक है, अब देखो महाराणा प्रताप जो है यहाँ से जो है पहुँचते हैं, मतलब कि जो बैटल फील्ड थी वहाँ से पहुँचे वो कोलियारी गांव। अब कोलियारी गांव वो डिसाइडेड प्लेस थी जहाँ पे वॉज द डिसाइडेड प्लेस जहाँ पे महाराणा प्रताप की जो फोर्सेस हैं उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा था। ठीक है, तो मतलब कि रात को, अब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। एंड अब आपको मालूम है कि जब अंधेरा होता था तो उस टाइम पे युद्ध रुक जाया करते थे। तो यहाँ पे
कोलियारी गांव वो पहुंचते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके बाकी जो फोर्सेस हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे जो इनका प्लान 2 था, महाराणा प्रताप का जो इनका प्लान 2 था वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जो मुग़ल फोर्सेस थी वो भी चाहती है कि भाई अब हमें भी रेस्ट चाहिए, बट यहाँ पे बोलते हैं कि जो पुंजा भील थे, ठीक है, अब आप सोचो महाराणा प्रताप कब से 1573 से पुंजा भील को बोल रहे थे कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, एंड लोग इनको बोलते हैं कि ये अदूरदर्शी राजा था। ठीक है, तो अदूरदर्शी कहा मतलब कि जिसने 4 साल पहले सोच लिया था कि हमें छापामार युद्ध करना होगा, उसके लिए उन्होंने सारी टैक्टिक्स प्रिपेयर कर ली थी। तो यहाँ पे मुग़ल फोर्सेस जब रेस्ट करने जाती है, पूंजा भील पहुंच जाते हैं अपने फोर्सेस के साथ में, इनको रेस्ट ही नहीं करने दे रहे। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको मालूम है कि आपके बिल्कुल सर पे आके मौत है, मतलब कि आपको कहीं से भी कुछ जो है तीर वगैरह चल रहे हैं, कहीं से भी अटैक हो रहा है अंदर, रात के अंधेरे के अंदर, तो कहाँ से आपको नींद आएगी। तो वो रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन पे अटैक किए जा रहे हैं। तो यहाँ से बोलते हैं कि जो मुग़लों की फोर्सेस थी वो पहुँच जाती है गोगुंदा। ठीक है, तो गोगुंदा आपका उदयपुर, वहाँ तक वो पहुँची। अब गोगुंदा एक्चुअल में महाराणा प्रताप ने चाहते ही थे कि ये लोग यहाँ पे आए, और वहाँ पे जब इनकी फोर्सेस पहुँची मुग़लों की, तो बोलते हैं कि महाराणा प्रताप मेड श्योर कि जहाँ पे इनकी फोर्सेस इकट्ठा है, मान लो कि दीज आर द फोर्सेस यहाँ पे इकट्ठा हो रखी, इस पूरे एरिया को महाराणा प्रताप और इनकी फोर्सेस द्वारा, पुंजा भील और भीलों के द्वारा इसको सीज कर लिया जाता है पूरा। अब ये जो है ना, इन लोगों के पास राशन है, ना ये लोग बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, ना ये कहीं जो है जा सकते हैं, आ सकते हैं, पूरी तरीके से एक बोलते एक ओपन प्रिजन में ये लोग रह रहे थे, ओपन प्रिजन्स में रह रहे थे। इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बिकॉज सब कुछ अपना जो कैंप होता है, डेरा होता है, वहाँ पे ये छोड़ के आ गए थे। यहाँ पे तो ये जान बचा के यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे इनके पास में कुछ भी जो है मीन्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, नथिंग इज़ दैट दे हैव हियर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में मतलब अगेन ये सारे रेफरेंसेस आपको वही बदायूनी और मेंशन करता है कि दीज पीपल दे वर फोर्स्ड कि मतलब कि एक एक करके ज़िंदा करके जैसे भी हम निकल जाएं, यहाँ से निकल जाएं, एंड एक्चुअल में इनको खुद के ही जो ऊँट थे, खुद के ही जो घोड़े थे, उनको काट काट कर इनको खाना पड़ रहा था। ठीक है, ये इनकी हालत हो गई थी यहाँ पे जो मुग़ल फोर्सेस हैं उनकी। एंड ऐसा बोलते हैं जो यहाँ पे आपको मोस्टली इस जून जुलाई के महीने में आपको कच्चे आम मिलते हैं, कैरियाँ मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इस उदयपुर वाले और इस रीजन के अंदर तो इनका जो गुजारा हो रहा था वो कच्ची कैरियाँ और आम खा के, मतलब जो कच्ची कैरी थी या कच्चे आम खा के, कैरी खा के इनका गुजारा ये लोग कर रहे थे, या फिर जो है खुद के ही ऊँट और जो घोड़े हैं इनको काट के उनका मीट इनको कंज्यूम करना पड़ रहा था जस्ट टू सर्वाइव। ठीक है, ये इनकी हालत इन्होंने कर दी थी। यहाँ पे युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कैन यू, अच्छा अभी अपन सब डिस्कस नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या अकबर की साइड जीत गई है? पहली चीज़ तो अपन ये बताते हैं, डू यू थिंक अकबर हैज़ वन? जब आप ये पूरा सीन देख रहे हो आप बोल सकते हो, फिर जस्टिफाई भी कर सकते हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ अगर लगता है आपको तो आप बोल भी सकते हो, क्योंकि और वैसे भी ऑनलाइन क्लास हो रही, तो मैं ऐसा थोड़ा ना है कि मैं आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मतलब कि मैंने आपको पूरा सीन बता दिया है, तो आपको लगता है कि अकबर जीत गया है यहाँ पे? कहीं से भी ऐसा लगा आपको कि येस अकबर हैज़ वन? कुछ ऐसा बड़ा विक्ट्री हो गया कि राजा को हाथ में ले लिया इन्होंने, राजा को पकड़ के ले गए, चले गए, कुछ एरिया इन्होंने अपने कैप्चर में कर लिया, एंड इनका यही था, मतलब कि काफ़ी टाइम तक फोर्सेस यहाँ पे रही, जैसे तैसे ये बच के यहाँ से निकलते हैं, मोस्ट ऑफ देम डाइड, ये सारा पूरा सीन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बोल के अब देखो ये सारा पूरा सीन हुआ। नाउ आई विल गिव यू फैक्ट्स विच प्रूव्स कि अकबर की साइड नहीं जीती थी। ठीक है, मतलब कि जो ऑटोमेटिकली, अब देखो वही है, नैरेटिव्स जो क्रिएट कर दिए गए हैं उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना मुश्किल है, बिकॉज बचपन से ही आपको सुनने को मिल रहा होगा कि एक राजा था जो लड़ा था, बट जो अगेन आरबीएसई बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है कि अदूरदर्शी राजा जो कि जीत नहीं पाया। एंड अगेन वही गवर्नमेंट का होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है भी है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कभी कभी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आप इतना तो मतलब मत आओ कि आप एक राजा, इसका इतना मेजर कंट्रीब्यूशन और आप उनको कुछ भी दिखा रहे हो। राजस्थान की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो मतलब कैसे चलेगा ऐसे? ठीक है, मतलब आप खुद ही बिना किसी, मतलब कि किस बेसिस पे ये कंक्लूजन मतलब आपने दे दिया और फिर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो गलत चीज़ है ये। ठीक है, अब अभी चलो अपन वो डिस्कशन बाद में करते हैं
अब अकबर, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अकबर, देखो अकबर, ऐसा बोला जाता है कि अकबर ने उदयपुर का नाम जो है एज अ सिम्बॉलिक एक्ट की तरह उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद डिक्लेयर कर दिया, जस्ट टू शो कि हम जीत गए हैं, ठीक है। उदयपुर का नाम डिक्लेयर किया मोहम्मदाबाद, एंड ये सिर्फ एक सिम्बॉलिक, एक सिम्बलाइज करने के लिए। वो ट्रम्प करता रहता है ना ऐसी हरकतें बीच बीच में कि हम जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ यूएसए बोल देंगे तो उससे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। हम जो अलास्का के साथ ये कर देंगे, हम जो है मेक्सिको के साथ ये कर देंगे, ठीक है। तो वो एंड जस्ट बिकॉज वो बोलते हैं ना कि यूएसए है तो लोग सुनते भी हैं, डरते भी हैं। सो सेम वो वाली हरकत थी यहाँ पे भी, जो ट्रम्प करते हैं तो उसी तरीके की हरकत जो है यहाँ पे की गई कि जो उदयपुर है उसका नाम उन्होंने बोला कि अब से उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद होगा। अगेन कथा कथित सेक्युलर राजा बोल रहा है कि उदयपुर नाम नहीं होगा, मोहम्मदाबाद नाम होगा, ठीक है। तो एक सेक्युलर हो तो फिर आप क्यों बोल रहे हो इस तरीके से, मतलब अगेन मैं बोल रही हूँ अकबर की तो गलती थी ही नहीं। अकबर को कभी भी नहीं मालूम था कि उसको फ्यूचर में अकबर को, अबुल फजल को, इन सबको एक सेक्युलर की तरह जो है बताया जाएगा, ठीक है। तो दे नेवर न्यू दिस थिंग, और अकबर की गलती है नहीं। अकबर जिस तरीके का था, अकबर ने तो पोर्ट्रे किया है, सब कुछ बोल के गया है, सब कुछ ग्लोरीफाई करके गया है। ही नेवर न्यू ऑल दिस, कि अकबर को कुछ आइडिया ही नहीं था कि मेरे को फ्यूचर में बोल दिया जाएगा सेक्युलर और मुझे उस तरीके से एक्टिंग करनी होगी। एनीवेज, तो अभी अपन आते हैं इसके ऊपर कि सो हु एक्चुअली वन द बैटल, ठीक है। अब जो राजपूत साइड के जो हिस्टोरियंस मतलब कि उस टाइम के जो लिखते थे लिटरेचर, चारण लिटरेचर हुआ और ये सारे जो हुए, चारण हो गए, बडार हो गए, तो उन सब ने तो यहाँ पे भाट हो गए, तो उन सब ने तो लिखा कि महाराणा प्रताप जीत गए, ठीक है। जो मुगलों के साइड वाले हैं वो क्यों गलत लिखेंगे, ठीक है। बदायूनी को क्या मतलब कि जूते खाने हैं अकबर से जो वो लिखे कि नहीं यहाँ पे महाराणा प्रताप जीत गया था, क्यों लिखेगा वो, ठीक है। तो बदायूनी की हिम्मत नहीं होगी, अबुल फजल की हिम्मत नहीं होगी अकबर के दरबार में रहते हुए, उनके दरबारी रहते हुए लिख दे वो कि अकबर इस युद्ध के अंदर हार गया। तो अकबर के साइड वाले लिखेंगे, जो अकबर के साइड वाले जो मुगलों के साइड से जो हिस्टोरियंस रहे, वो सब, उन सब ने, जो स्कॉलर्स रहे उनके दरबार के अंदर, उन्होंने लिखा अकबर युद्ध जीत गया, ठीक है। अब राजस्थान गवर्नमेंट जो है, अभी देखो इसमें अगेन इसके अंदर है कि जो 12th बोर्ड है, 10th बोर्ड है, अब पहले ये लोग, अब वही है राजस्थान गवर्नमेंट का, आरबीएसई बोर्ड का ये था कि वो चेंज करते थे, एंड वही आपको मालूम है कि वो गवर्नमेंट आती है उस हिसाब से, ठीक है। सो व्हेन देयर वाज गवर्नमेंट जिनको वोट बैंक पॉलिटिक्स और इन सब के लिए काम करना है, तो फिर वो मेंशन कर दें कि महाराणा प्रताप दूरदर्शी राजा था तो उसकी वजह से उसको हारना पड़ा, ठीक है। और उसको उसको भी लिखेंगे, ऐसे उनको भी नहीं लिखा जाएगा उसको, ठीक है। एंड देन फिर जब आपका दूसरा गवर्नमेंट आएगा तो उन्होंने इसको चेंज किया है, ठीक है। अब अपन तो चलो ये सब हटा देते हैं, सरकार का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो हटा दो, बिकॉज वो एक अलग ही गेम सीन होता है, वो पता नहीं क्या सोच के क्या सब कुछ चलते हैं। अपन तो आ जाते हैं मेजर फैक्ट्स के, और जो हिस्टोरियंस बोलते हैं उस चीज़ पे अपन चलते हैं, ठीक है। वो तो हुआ कि ये तो सारे हो गए आपके से जहाँ पे आपको थोड़े से बायसेस दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बायसेस हो सकता है कि राजपूत तो ऑब्वियसली महाराणा प्रताप को बताएंगे, मुगल्स जो है वो ऑब्वियसली अकबर को बताएंगे, एंड जो गवर्नमेंट की बुक्स आएंगी वो डिपेंडिंग ऑन द पार्टी कौन है वो उसके हिसाब से चेंज करते रहेंगे अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से। सो लेट्स नॉट गो इनटू दिस, ठीक है। अपन इस पर नहीं जाते हैं, अपन बात करते हैं अबाउट हिस्टोरियंस ने क्या बोला है। यहाँ पे एक हिस्टोरियन आते हैं गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा की अपन ने काफ़ी रेफरेंसेस लिए ही हैं। उन्होंने बोला कि पार्थिव जीत थी, पार्थिव जीत मतलब कि अगर ऐसा बोला भी जाए कि अकबर की साइड से जीत हुई है, बट आप उसको जीत मानोगे ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें अकबर को चाहिए थे, अकबर को महाराणा प्रताप की टेरिटरी चाहिए, उनका जो है उनको अपने पराधीन करना है वो चाहिए उसको। अकबर के बिल्कुल ईगो में आ गया था कि महाराणा प्रताप को तो हुक एंड क्रुक कैसे भी पकड़ के लाओ, मेरे सामने लाओ और सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट करवाओ। ना ही तो वो चीज़ हुई, ना ही इनके बीच में कभी कोई ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से पार्थिव जीत इसको बोला जा सकता है, एक बोलते हैं ना एक बिल्कुल पार्थिव तरीके से, मतलब कि बहुत ही घटिया जीत। पार्थिव जीत का मतलब हो गया कि इसको आप जीत कंसिडर भी नहीं करोगे, ये गोपीनाथ शर्मा ने बोला है, ठीक है। अब देखो जब अपन बोलते हैं ना कि इसके अंदर अगर अपन बोलते हैं कि अकबर इस युद्ध को जीत गया, ठीक है,
तो आप इसमें प्रूफ कर दो कि महाराणा प्रताप हार गए, तो आप ये प्रूव नहीं कर पाते हो कि महाराणा प्रताप हार गए इसके अंदर। सो व्हेन यू से अकबर हैज़ वन, तो आपका जो उसका एंटी थीसिस बनेगा कि महाराणा प्रताप इसके अंदर हार गए, या फिर अकबर जो है इसके अंदर जीता तो महाराणा प्रताप इसके अंदर हार गए। तो आप प्रूफ करो ना महाराणा प्रताप इसके अंदर हार गए, तो वो तो आप प्रूफ कर ही नहीं पाते हो किसी भी। एंड वाई महाराणा प्रताप हैज़ वन, उसके फेवर में आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पहली चीज़, अगर से महाराणा प्रताप, अगर अकबर इस युद्ध को जीत जाता है, तो ऐसा क्यों हुआ कि अकबर ने मान सिंह और आसिफ खान जो है इनको अपने दरबार में आने के लिए डीबार कर दिया, इनको काफ़ी समय के लिए अपने दरबार में नहीं आने दिया। अब आप मान लो कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपके पेरेंट्स बोले कि तुम्हें इस सब्जेक्ट के अंदर इतने मार्क्स लेके आने हैं, और अगर आपसे जो उतने मार्क्स जो है लेकर आ जाते हो, आपको बोला गया 90% लेके आ जाओ और आप 90% लेके आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि अकबर ने मान सिंह और आसिफ खान के साथ में किया, सो दैट मीन्स वो स्टेटमेंट मतलब वो आप प्रूव ही नहीं कर पाए ना। दैट मीन्स आपको भी 90% मार्क्स तो आए ही नहीं थे। तो यहाँ पे अकबर और अकबर ने मानसिंह और मतलब कि इसके बाकायदा प्रूफ्स हैं, इट इज़ रिटन एवरीवेयर कि मानसिंह और आसिफ खान की ड्योढ़ी बंद कर दी गई थी, मतलब दे वर नॉट अलाउड टू एंटर, ठीक है। अकबर के दरबार में वो अलाउड नहीं थे। तो अगर इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस था मानसिंह का और आसिफ खान का कि अकबर को जितवा के आए वो, तो अकबर उनसे क्यों नाराज़ है, ठीक है। अकबर को क्या दिक्कत है फिर मानसिंह से और आसिफ खान से? व्हाट इज़ द इशू हियर, ठीक है। तो अगर अकबर जीत गया होता तो अकबर की क्या नाराज़गी रही होगी फिर मानसिंह और आसिफ खान से? पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, मुग़ल फोर्सेस यहाँ से ऐसा तो है नहीं कुछ बहुत झंडे गाड़ के चले गए या फिर कुछ कर गए, जैसे तैसे बच के निकले हैं यहाँ से, जैसे तैसे बच के निकले थे यहाँ से। तो दूसरा चीज़ ये भी प्रूव करता है, अगर आप एक बहुत विक्टोरियस यहाँ से होकर निकले हो, तो फिर आप मतलब कि फिर वो विक्ट्री आपकी जीत भी उस तरीके की होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। आप जैसे तैसे बच के यहाँ से, कुछ जो बचे थे वो जाके बच के जो है पहुँचे हैं वहाँ पे। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक रिसर्च हुई अभी रिसेंटली ही, ठीक है, जिसमें एक देयर अ ऑर्गेनिक हिस्टोरियन है फ्रॉम उदयपुर से ही, ठीक है। उनकी रिसर्च ये बोलती है, एंड दिस इज़ अ रीसेंट वन जो मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलेगी, विच सेज़ कि आपको ये जो युद्ध हुआ है 18 जून 1576 का, ठीक है, उस टाइम के आपको ताम्रपत्र मिलते हैं। ताम्रपत्र मैंने आपको बताया है कि कॉपर प्लेट्स पे लिखे जाने वाले जो वो होते थे डॉक्यूमेंट्स, और उनको ताम्रपत्र बोला जाता है। एंड वो मोस्टली एक राजा जो है किसी को देता था एज अ रिवॉर्ड की तरह, या फिर ऐसा मान लो इस तरीके से। तो बोलते हैं कि इस टाइम के आपको 1576 के यहाँ पे आपको एविडेंसेस मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, जिसमें आपको दीवान ऑफ एकलिंग जी, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे सिग्नेचर है, जिसमें जो इसके अंदर अंडरटेकिंग जो अथॉरिटी है जिसने लिखा है ये सारा, वो सिग्नेचर जो इसके अंदर दीवान ऑफ एकलिंग नाथ लिखा गया है उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर क्या गया है, और वो जो ताम्रपत्र है उसके अंदर वो बताता है कि महाराणा प्रताप ने लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हल्दी घाटी के आसपास वाले, ठीक है। हल्दी घाटी के आसपास के जो गांव थे उन लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और वो किसके द्वारा हुआ है? महाराणा प्रताप के द्वारा हुआ है। एंड उसमें सिग्नेचर है दीवान ऑफ एकलिंग नाथ, उसके अंदर लिखा गया है। दीवान ऑफ एकलिंग नाथ कौन होते हैं? जो उस टाइम पे महाराणा थे, उनको ही दीवान बोला जाता था। तो दीवान ऑफ एकलिंग नाथ इज़ एक्चुअली यहाँ पे महाराणा प्रताप के टाइम के आपको जो है ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें उनके जो है सिग्नेचर्स हैं। सो मतलब कि या और उस टाइम पे ये बाकायदा ऑब्वियसली अगर वहाँ का राजा अगर किसी के कंट्रोल में आता है, ठीक है, और वो लैंड ही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कैसे किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पूरे लैंड ट्रांसफ़र और इन सब के आपको जो है ताम्रपत्र और ये सब कुछ मिलते हैं, जिसके अंदर और बिकॉज ये जो प्रोविंसेस वाला जो एरिया होते थे, मतलब अगर मान लो कि मुगलों के कंट्रोल का ये एरिया होता, तो महाराणा प्रताप ऐसा कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ करी है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़, अगर मान लो महाराणा प्रताप यहाँ पे हार गए थे, ठीक है, और अकबर जीत गया, लेट्स से मान गए, ठीक है, मान गए कि अकबर यहाँ पे जीत गया और महाराणा प्रताप हार गए, तो फिर अकबर को क्या ज़रूरत थी कि वो वापस उसके बाद में कंसेक्यूटिव 6 और अटैक्स हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिवेर का युद्ध होएगा, यहाँ पे अकबर की तरफ से और भी लोगों को भेजा जाएगा। अभी महाराणा प्रताप का स्ट्रगल और से महाराणा प्रताप का जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हुआ है,
अभी तो सिर्फ एक पार्ट देखा है अपन ने। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि महाराणा प्रताप जो है उनके ऊपर अगर आप जीत ही गए थे, अकबर जीत ही गया था, अकबर को जो चाहिए था वो सब कुछ मिल ही गया था, तो फिर अकबर को क्या ज़रूरत है कि वो बार बार वापस अटैक करे जा रहा है, ठीक है, महाराणा प्रताप पे। अगर महाराणा प्रताप से सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट करवाना था वो हो गया था क्या? नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप आपको ज़िंदा चाहिए थे, नहीं मिले आपको, ठीक है। आपको उनको लैंड एक्वायर करना था, आप नहीं एक्वायर कर पाए, ठीक है। तो हुआ क्या फिर यहाँ पे? तो आप कैसे बोल सकते हो कि महाराणा प्रताप यहाँ पे जो है हार गए थे या अदूरदर्शी राजा थे? ऑल काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको एक महान राजा माना जाता है अपने राजस्थान का, इंडिया का, ठीक है। बिकॉज ही डिड नॉट मतलब कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज वैल्यूज़, ठीक है। उनका था कि मतलब कि स्वाधीनता मतलब स्वाधीनता, स्वराज मतलब स्वराज, हम आपका सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। एंड भले ही आप कितने ही पावरफुल हो, आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे तो नहीं टेकेंगे, इस तरीके का इनका था। अब हालांकि यहाँ पे अपन ने देख लिया है, मैंने आपको सारे फैक्ट्स सारी चीज़ आपके सामने रख दी है, अब आपके ऊपर है ओपिनियन बनाना, वो जीते थे हारे थे, ठीक है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट आई हैव गिवन यू ऑल द आर्ग्यूमेंट्स विच प्रूव्स कि महाराणा प्रताप जो है यहाँ पे वाई वी कैन से कि ही एक्चुअली वन इसके अंदर। एंड अब जो है आरबीसी बोर्ड की जो बुक्स हैं वो भी अपडेट होंगी उस हिसाब से ही, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया, एंड इसका कंक्लूजन जो है वो यही निकला है कि अकबर को जो चाहिए था, अकबर को वैसा कुछ भी नहीं हुआ अकबर के अकॉर्डिंग। एंड महाराणा प्रताप जो की जो साइड है वो यहाँ पे विक्टोरियस है, आप बोल सकते हो, ठीक है। बट इसके अंदर आगे जो है अकबर, ऑब्वियसली अकबर ने ये चीज़ अपने नाक पे ले रखी है। तो उसके बाद में भी एक और जो है कुछ दो तीन और चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक बैटल ऑफ दिवेर होएगा, अगेन उसको मैराथन ऑफ मेवाड़ बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, वो होएगा। फिर अपन इसमें देखेंगे महाराणा प्रताप के टाइम पे कुछ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रहे, ठीक है। और उनके कोर्ट में स्कॉलर्स कौन थे, और ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। एंड कल की क्लास में अपना ये जो टॉपिक है महाराणा प्रताप वाला, वो विल फिनिश दैट, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके आगे अपन पढ़ेंगे अबाउट अमर सिंह और उन सब की हिस्ट्री, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर होएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।